पंजाब के एक गांव में हैप्पी अपनी पत्नी हरप्रीत के साथ रहता था और लोगों को दूध दही पहुंचाने का काम किया करता था। पूरे गांव में हैप्पी की तरह ताजा और शुद्ध दूध कोई भी नहीं बेचता था। इसी वजह से अन्य दूध वाले उससे चलते थे। उनमें से एक था प्रवीण। उस हैप्पी के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमसे भी ज्यादा गाय उसके पास हो जाएगी। और नहीं तो क्या, कल का आया हुआ लड़का और उसके पास हमसे ज्यादा जमीनें हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहा है वो, और खेती बाड़ी भी जोरों शोरों से कर रहा है। ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, तब मजा आएगा। लेकिन आप करेंगे क्या? हैप्पी पूरे गांव में मशहूर किस लिए है? अपने दूध और मिठाइयों के लिए ही ना। उसके दूध और उसके दूध वाली हर चीज में मैं केमिकल की मिलावट कर दूंगा। अब मजा आएगा। बड़ा उड़ रहा था, ये है उसकी असली जगह। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। आ जाओ, दूध ले लो, दूध ले लो। क्यों हैप्पी भाई, किद्दा आज दूध लेकर फिर निकल लिए तुसी? जाते जाते मुझे भी देकर जाओ। ओए मैं क्या परजाई जी, ये लो पूरे 2 लीटर। आज का दूध ज्यादा ताजा लग रहा है, क्या खास बात है इनमें? जी बस अभी अपने गौशाला से दूध कर लाया हूँ, ताजे तो होंगे ही ना। ऐसे ही हैप्पी गांव के हर कोने में दूध और दही लेकर चला जाता है उन्हें बेचने। मिलावट का दूध होने के कारण गांव के कुछ बूढ़े और बच्चे बीमार हो जाते हैं। सारे गांव वाले ये शिकायत कर सरपंच के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। सब बच्चे बूढ़े बीमार हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि सारे एक साथ बीमार हो गए? कहीं हमारे गांव में कोई बीमारी तो नहीं फैली? अगर ऐसा हुआ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कोई बीमारी शिमारी तो नहीं हो गई ना पिंड विच? अरे इन सबसे पूछो तो इन्होंने खाया क्या है? दसो जी, उससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। क्या खाया है बताओ भाई। तब एक बच्चा उनमें से कहता है, मम्मा ने मुझे दूध पिलाया था, तब से ही मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने भी सवेरे दूध ही पिया था, मानो मेरी हालत तो ऐसी है जैसे मेरे प्राण निकल गए हों। सबने दूध पिया है। ये दूध कहाँ से खरीदा था? हैप्पी के यहाँ से या प्रवीण के? तब प्रवीण गांव वालों के बीच में से सामने आया और कहने लगा, मैं इस गांव में दूध बेचता ही नहीं, मैं हमेशा दूसरे गांव में बेचता हूँ। ये बात भी सच है, जाकर हैप्पी को बुला कर लाओ। गांव वालों को हानि पहुंचाने के जुर्म में उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के आदेश अनुसार वहाँ पर हैप्पी आ जाता है और कहता है, कहिए जी क्या बात है? आज पंचायती में मुझे बुलाया गया है, जरूर कोई खास बात होगी। सीधे तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे काले कारनामों की वजह से हम जैसे सीधे साधे दूध वाले परेशान हैं। मैं कुछ समझा नहीं जी, आखिर बात क्या है? तुम्हारे दूध मिलावट के थे, उसमें हानिकारक केमिकल्स थे, जिस वजह से गांव के आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। सुबह सुबह इंसान दूध पीता है ताकि उसकी सेहत बनी रहे, इसलिए नहीं कि वो परेशान रहे। मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं मिलावट भला क्यों करूंगा? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। तब सरपंच ने भरी सभा में सबके सामने उसे सजा सुनाई और कहा, तुम्हारी सजा ये है कि अब से और इसी समय से तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाता है, गांव वालों को हानि और चोट पहुंचाने के जुर्म में। तुम अगर गांव में दोबारा नजर आए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हैप्पी समझ चुका था कि इसके पीछे किसी की साजिश है। वो उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। गांव छोड़कर दर दर भटकने के बाद, मेरा गौशाला, मेरी गाय, सब कुछ वहीं रह गए। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना सब कुछ बनाया था। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा भगवान, जो मेरी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ हैप्पी खाने और रहने के लिए तरस रहा था, दूसरी तरफ प्रवीण ने हैप्पी के गौशाला को कब्जे में ले लिया था और वहाँ से जो भी दूध की आमदनी होती वो पूरे गांव में बेचा करता था। लेकिन प्रवीण इन हरकतों से भी बाज नहीं आया। वो गायों को केमिकल वाली इंजेक्शन लगाया करता था ताकि वो सब ज्यादा दूध दें। इन गायों को ज्यादा दूध देना ही होगा, वरना मैं गाड़ी और जमीन कैसे ले पाऊंगा? अजी आप थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं?
सब कुछ ठीक तो चल रहा है, पूरे गांव में सिर्फ आप ही का व्यापार है, फिर भी ये कदम क्यों उठा रहे हैं? चुप करो और जाकर खाना बनाओ। प्रवीण उन गौशाला की गायों को हमेशा इंजेक्शन दिया करता, जिस वजह से सारी गायें ज्यादा दूध देती। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सारी गायें बीमार हो गई और उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। अब इन गायों का क्या फायदा? इन्हें छोड़ दो जंगल की तरफ, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी गायें लाकर उन्हें हम फिर से इंजेक्शन देंगे। मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है, इतनी लालच भी नहीं करनी चाहिए। मैंने जैसा कह दिया तुम वैसा ही करो, ज्यादा बहस ना करो। प्रवीण के कहने पर उसकी पत्नी ने सारे गायों को रास्ते पर खुला छोड़ दिया। सारी गायें भटकते हुए हैप्पी से जा मिलती हैं। हैप्पी उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो मेरी गायें हैं, लेकिन ये यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? और इनकी हालत तो बहुत खराब है। आखिर ये सब हुआ कैसे? वहाँ जाकर देखता हूँ, इन्हें पानी पिलाता हूँ। हैप्पी जाकर अपने गायों को पानी पिलाता है। उन गायों में से एक गाय का बछड़ा अचानक से ही गौमाता का रूप धारण कर लेती है। वत्स, तुम बिना लाभ के भी हमारी मदद कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। गौ माता को बोलता देख हैप्पी दंग रह गया और उनसे कहने लगा, मैंने अपना सारा जीवन बस गायों की सेवा और मेहनत करने में लगा दिया है। मुझे बस मेरा जीवन ऐसा ही बिताना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे पहले वाली जिंदगी दे दें। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इन पशुओं की तुम बहुत अच्छी देखभाल करना। उनसे जो तुम्हें गोबर मिलेगा उससे तुम एक घर बनाना, और वो गोबर का घर हीरे के घर में बदल जाएगा और गोबर के उपले हीरे के उपले बन जाएंगे। क्या सच? मैं ऐसा ही करूँगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपका लाख लाख शुक्रिया माता, आपका लाख लाख शुक्रिया। अरे भाग्यवान, तुमने सुना कि नहीं? उस हैप्पी के बच्चे ने गोबर का घर बनाया है। जंगल के पास से भी गुजरो तो वहाँ उसकी दुर्गंध आती है। हमें उससे क्या करना है जी? हमें अपना देखना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और वैसे भी भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया ही है। जब तक होगा तब तक हम ऐसे ही मिलावट का दूध बेचा करेंगे, और क्या। हैप्पी अपने गोबर के घर में रहकर पशुओं की सेवा कर रहा था कि तभी एक दिन उससे मिलने प्रवीण आया। कैसे हो भाई, कहाँ हो? अरे प्रवीण, आओ आओ, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? मुझे पता है, तुमने ही मेरे दूध में मिलावट करके गांव से मुझे बाहर निकलवाया था। छोड़ो, वो सब बेकार की बातें हैं। हैप्पी और प्रवीण बात कर ही रहे थे कि गोबर का घर हीरे के गोबर के घर में तब्दील हो गया। उस घर में गौ माता के आशीर्वाद से हीरे लग गए, जिसे देख दोनों दंग रह गए। लगता है ये गौ माता का आशीर्वाद है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? हीरे का घर गोबर से हीरो का घर कैसे हो गया? मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। देखा, ये है प्रकृति का नियम। जब भी समय बदलता है सब बदल जाता है। हैप्पी का हीरे के गोबर का घर देखकर प्रवीण दंग था और वो अपने गांव दोबारा लौट गया और वहां जाकर देखा कि सरपंच और गांव के कई लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमने उस निर्दोष हैप्पी को गांव से बाहर निकाल दिया। तुम तो इंसान कहने के लायक भी नहीं हो। अच्छा, ये बात तुम्हें पता चल गई। आखिर किसने बताई? तब प्रवीण की पत्नी ने आगे आकर कहा, ये सारी बातें मैंने बताई। मैंने आपके काले कारनामे इतने बढ़ रहे थे कि मुझे ये सारी बातें गांव वालों को बतानी ही पड़ी। प्रवीण अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा कर ही नहीं पाया और सदमे में आ गया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आई और मिलावट का दूध बेचने के जुर्म में प्रवीण को गिरफ्तार करके ले गई। हमें हमारे गांव का साथी हैप्पी को दोबारा यहाँ बुलाना होगा। हैप्पी को दोबारा गांव बुलाया गया। गांव में आकर हैप्पी ने और कई सारे गायें खरीदी और उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। भूषण का परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार था। वो लोग गांव भर का गोबर जमा करके गोबर के उपले बनाया करते थे। ये लो भाग्यवान, आज का गोबर। वहीं रख दीजिए, मैं आती हूँ। और संजय अब तक लौटा नहीं। कहाँ गया है? वो लाला जी के तबेले में गया है गोबर लेने। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, पर काफी समय हो गया।
टेबल में टीवी देखते बैठा होगा कमबख्त। पता नहीं ये टीवी की क्या बुरी लत लग गई है उसे। हाँ, उस दिन भी वो बहुत लेट आया था और जब मैंने उससे पूछा, बोल रहा था टीवी पर खबरें देख रहा है। हाँ, पता नहीं इन खबरों से इसे क्या मिलने वाला है। तभी संजय घर लौट आया। ये लो अम्मा, तुम्हारा गोबर। आज कहाँ रह गया था? और कहाँ, वही टेबल में टीवी पर खबरें सुन रहा था। उससे तेरा कौन सा भला होने वाला है? माँ, खबरें सुनने से ये पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्या, जानकारी रखना हमेशा अच्छी बात होती है। यही सोचकर तेरे पिताजी ने तुझे 7वीं कक्षा तक पढ़ाया था, पर क्या फायदा हुआ तेरी पढ़ाई का? काम तो तू वही करेगा जो हम करते थे। अब अम्मा, मुझे बेहतर काम मिलेगा तो मैं कर ही लूँगा। इसी उम्मीद में जी रहे हैं हम कि एक दिन तू बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत पैसे कमाएगा और गांव वाले तेरी वाह वाह करेंगे। ये सब जरूर होगा अम्मा। अब मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दे। हाँ हाँ, चल हाथ धो ले। वैसे तो भूषण का परिवार गरीब था, पर वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो संतुष्ट थे। अम्मा, एक दिन मैं तेरे लिए बनारसी साड़ी खरीदूंगा। बड़ा आया बनारसी साड़ी खरीदने वाला। यहाँ तुझे तेरे लिए नई कमीज नहीं खरीदी जा रही और मेरे लिए साड़ी खरीदेगा। अम्मा, तुम देख लेना, मैं सब कुछ जरूर करूँगा। हाँ, बिल्कुल करोगे, आखिर मेरे बेटे हो। फिर एक दिन की बात है, संजय लाला जी के तबेले में टीवी पर खबरें देख रहा था। हमारे राज्य में एक नई कंपनी उभर रही है, गोबर गैस प्लांट बनाने वाली कंपनी। इस कंपनी की मशीन से आप गोबर से नेचुरल गैस बना सकते हो और इस नेचुरल गैस से बिजली उत्पन्न हो सकती है। इस कंपनी का उद्देश्य है कि गांव-गांव उज्जवल हो। अरे वाह, गोबर की बिजली, ये तो पहली बार सुना है। संजय रास्ते भर सोचता रहा। अगर हम लोग गोबर से बिजली बनाएं तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। पर माँ बाबा को ये सब समझाऊं कैसे? लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। संजय अपने घर पहुँचा। अम्मा, बाबा, मुझे बहुत बड़ी बात पता चली है। वो क्या? वो ये कि हम गोबर से बिजली बना सकते हैं। अरे कुछ भी। सच में बाबा, शहर में एक ऐसी कंपनी है जो ऐसी मशीन बेच रही है जिससे गोबर से बिजली बनती है। वो लोग उल्लू बना रहे होंगे। नहीं माँ, ये विज्ञान है और इस मशीन को खरीदने के लिए सरकार भी लोन दे रही है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव उज्जवल हो। वो सब ठीक है, पर इससे हमें क्या? बाबा, हम इस गोबर की बिजली बनाकर गांव वालों को बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ माँ, बिल्कुल। हमें बस शहर की उस कंपनी में जाकर पता करना होगा। ठीक है, कल हम तीनों शहर चलते हैं। ये हुई ना बात। संजय खुश था कि कम से कम उसके अम्मा बाबा गोबर प्लांट को देखने के लिए तैयार थे। अगले दिन वो लोग एक कंपनी में पहुँचे, जहाँ एक सेल्समैन ने उन लोगों को सारी तकनीक अच्छे से बताई। ये तो बहुत आसान है, हमें बस गोबर डालना है। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी आपको ये प्लांट पूरी तरीके से लगवा कर देगी। और इस मशीन का दाम क्या होगा? वैसे तो ये 20,000 की है, पर सरकार आपको इस मशीन पर लोन देती है। आपको बस हर महीने इसकी किश्त भरनी होगी। संजय उत्सुकता से अपने अम्मा बाबा की ओर देखता रहा। ठीक है, हम ये मशीन खरीदेंगे। कब तक ये मशीन हमारे घर लग जाएगी? 2-3 दिनों के अंदर। ठीक है। सेल्समैन ने भूषण से एग्रीमेंट साइन करवा लिया। संजय बहुत खुश था। वो तीनों घर लौटे। अम्मा, तैयार हो जा, तेरी बनारसी साड़ी बहुत जल्द आने वाली है। तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे लाडले। कितना अच्छा होगा ना जब हम बिजली बनाकर बेचेंगे। हाँ बाबा, हम अच्छे पैसे भी कमाएंगे। और फिर मैं तेरी शादी भी बड़ी धूमधाम से करूंगी। अभी उसके लिए समय है माँ। तीनों बहुत खुश थे और उत्सुक भी। अगले दिन कंपनी वाले उनके घर आए और उन लोगों ने वहाँ गोबर गैस प्लांट लगा दिया। सर, आपका गोबर गैस प्लांट रेडी है। आपको इस प्लांट में गोबर भरते रहना है और 15 दिन बाद ये बटन दबाना है और आपकी बिजली बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हम ये बिजली कैसे बेच सकते हैं? वो भी बहुत आसान है। आपको इस बोर्ड से वायर के कनेक्शन लोगों के घरों तक ले जाना है और उनके घर बिजली चालू हो जाएगी। अरे वाह,
उस दिन से भूषण और उसका परिवार रोज गोबर गैस प्लांट में गोबर डालने लगा। कुछ दिनों बाद वो प्लांट की टैंक भर गई। अब उन्हें 15 दिन इंतजार करना था। 15 दिन बाद संजय ने अपने घर में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन जोड़ा। बाबा, आप वो बटन दबाइए। ठीक है। जैसे ही भूषण ने बटन दबाया, उनके घर का मेन बल्ब जल गया। बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, विज्ञान है। अब गांव वालों को बिजली बेचनी है। बाप बेटे गांव में घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, हमने अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगाया है। इस प्लांट से सस्ते दामों में बिजली उत्पन्न होती है। जिस किसी को भी सस्ती बिजली चाहिए वो हमारे घर आकर कनेक्शन लगवा ले। सुनो सुनो सुनो। गोबर की बिजली की बात गांव में आग की तरह फैल गई। भाई, मुझे तो सस्ती बिजली चाहिए। हाँ, मुझे भी। ना लोड शेडिंग की झंझट, ना महंगे बिल देने की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। और भूषण के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। सच में गोबर से बिजली बनती है क्या भूषण भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं होता तो मेरे घर के अंदर चलकर देख लो। घर के अंदर जलती हुई लाइट और पंखा देखकर गांव वालों को विश्वास हो ही गया। भाई, मेरे घर भी एक कनेक्शन लगवा दो। मेरे भी। जी बिल्कुल, सबके घर लगेंगे। संजय ने गांव वालों से पैसे लिए और उन्हें रसीद भी दी और एक एक करके सभी के घरों में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन लगवा दिया। सस्ते दामों पर बिजली पाकर गांव वाले खुश थे और पैसे कमाकर भूषण का परिवार भी खुश था। मैंने इतने पैसे जिंदगी में नहीं देखे। हाँ, मैंने भी। और ये सब संजय तेरी वजह से हुआ है। हम हमेशा तुझे खबर देखने के लिए डांटते थे, पर आज उसी खबर की वजह से हमारी जिंदगी संवर गई। मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गोबर के उपले ही बेचती रहूंगी, पर मेरे लाडले ने मेरी जिंदगी बदल दी। संजय के अम्मा बाबा को संजय पर गर्व था। धीरे धीरे संजय ने अपने घर की परिस्थिति ही बदल डाली। उनका घर बड़ा हो गया। घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं आ गई। फ्रिज, टीवी, सोफा, सब कुछ। ये लो माँ, तुम्हारी बनारसी साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी साड़ी पहन पाऊंगी। और ये सब हमारे गोबर की बिजली की वजह से हुआ है। बिल्कुल। और संजय, तूने सिद्ध कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। पहले लोग हम गोबर जमाने वालों को छोटा समझते थे, पर अब वही लोग हमें इज्जत देते हैं, क्योंकि उस गोबर से हम बिजली बनाकर उन्हें ही बेचते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। संजय के बाबा ने उसे गले लगा लिया। अब वो गर्व से गांव में घूमते थे। एक दिन किशन अपने घर स्मार्ट टीवी खरीद कर लाता है। गांव में किसी के घर भी स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर पहुंचता है। लीजिए भानु भैया, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं स्मार्ट टीवी खरीद कर लाया हूँ। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह काम करती है। भानु किशन से बहुत जलता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी पत्नी से कहता है, इनकी काली तो कामधेनु बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये अमीर हुआ जा रहा है। एक ससुरी हमारी भैंस है। पूरे दिन में मात्र 2 लीटर दूध देती है और कतई पतला गोबर करती है। और जब भी इन दोनों के घर कोई भी नई चीज आती है तो हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आएं? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे तुम बुद्धू हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर कत्थई रंग का पेंट कर देना और गांव वालों से कह देना कि बाजार से नई भैंस खरीद कर लाए हैं। बात तो तुमने ठीक कही। रात में जब किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु चुपके से उनके घर में घुस जाता है। वो काली के मुंह पर रस्सी बांध देता है और काली को खोलकर अपने घर में ले आता है।
घर आकर वो काली पर ब्राउन पेंट कर देता है और सो जाता है। अगले दिन जब किशन और शारदा सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। हे भगवान, ये काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल शक नहीं करते और गांव भर में अपनी भैंस को ढूंढते रहते हैं। पूरे गांव में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। पता नहीं बेचारी काली किस हाल में होगी। तभी किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके पास जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है, लेकिन लगता है भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है, वरना जंगल में ऐसे किसी को भैंस कैसे मिल जाएगी। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन शारदा सोकर उठती है तो अपनी नई भैंस के गोबर से कंडे थोपने लगती है। गोबर में उसे एक सोने का बिस्किट मिलता है। अजी सुनते हो, देखो गोबर में ये क्या मिला है? सोने का बिस्किट? ये भैंस के पेट में कैसे आया? अगले दिन जब भैंस गोबर करती है तो उसमें एक और सोने का बिस्किट मिलता है। लगता है ये भैंस रोजाना गोबर के साथ एक सोने का बिस्किट हकती है। किशन और शारदा गोबर में सोना मिलने के कारण बहुत ही जल्द अमीर हो जाते हैं। वो एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और कार भी खरीद लेते हैं। उधर भानु जब भी काली को धोने बैठता तो काली उसे लात मारती। भानु और उसकी पत्नी डंडे से काली की खूब पिटाई करते और जबरदस्ती दूध दूते। इसने तो नाक में दम कर दिया है। वहाँ इतने प्यार से दूध देती थी और यहाँ इतना नाटक करती है। किशन का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। भानु रात में किशन के घर झांक कर देखता है और चुपके से किशन और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं अपनी इस भैंस की वजह से। अगर ये रोज एक सोने का बिस्किट अपने गोबर में ना देती तो हम कभी अमीर ना हो पाते। अच्छा, लगता है इनकी नई भैंस के पेट में ढेर सारे सोने के बिस्किट हैं। किशन और उसकी पत्नी जब सो जाते हैं तो भानु रात में उनके घर में घुस जाता है और उस नई भैंस को भी खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोना पाने के लालच में भैंस का पेट चीर डालता है। भैंस के पेट में सोना नहीं पाता और भैंस मर जाती है। जल्दी से इसे फेंक कर आइए वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसको मार डाला। चौकीदार भानु को पकड़कर किशन के पास ले जाता है। भानु, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया? मुझे माफ कर दो, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत भानु और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाती है।